हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर होता है उसके कंप्लीट सिलेबस के संदर्भ में इस चैनल के माध्यम से विश्लेषण कर रहे हैं। और आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी जो 8वीं यूनिट है जिसका संबंध है आईसीटी से, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंध है उसका। तो इस 8वीं यूनिट के कंप्लीट सिलेबस का विश्लेषण आज हम इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जरूर बनिएगा और चैनल को यदि सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज हम इस वीडियो के तहत जो 8वीं यूनिट है, 8वीं यूनिट के सभी टॉपिकों का विश्लेषण हम एक ही वीडियो में आज करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बनिएगा। जब आप इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो आप वास्तव में ये पाएंगे कि हमने इससे कुछ ना कुछ सीखा है, क्योंकि हम इस वीडियो के तहत इन सभी टॉपिकों का कंप्लीट विस्तार पूर्वक सरल भाषा में विश्लेषण करने वाले हैं। तो इसलिए आपके लिए ये जो आज की वीडियो है, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और यदि आप यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फर्स्ट पेपर होता है और इसकी 10 यूनिट होती है, यदि आप अन्य यूनिट से संबंधित हमारा विश्लेषण देखना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके जो वहां पे प्लेलिस्ट बनी होगी यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 करके, वहां से जा करके आप कंप्लीट विश्लेषण एक साथ देख सकते हैं यूनिट वाइज। तो हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिएगा। और यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप उस लिंक के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपको जो ये नोट्स है, ये नोट्स आप तक टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक वेबसाइट है kalyaninstitute.in। इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप हम तक जुड़ सकते हैं, हम तक पहुंच सकते हैं और उस वेबसाइट के माध्यम से बेहतर कंटेंट का लाभ आप उठा सकते हैं। तो ये आज की जो वीडियो रहने वाली है जिसका संबंध आईसीटी से है, यूजीसी नेट जेआरएफ की जो फर्स्ट पेपर होता है और उसकी जो 10 यूनिट होती है, उस 10 यूनिट में जो 8वीं यूनिट है जिसका संबंध है आईसीटी से, उस सभी सिलेबस को हम जो आईसीटी के अंतर्गत है हम उसका विश्लेषण इस वीडियो के तहत करने वाले हैं, विस्तार पूर्वक करेंगे। तो ये जो आज की वीडियो है, ये आज की वीडियो काफी डिटेल में रहने वाली, काफी विस्तृत रहने वाली है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। इस यूनिट को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि 8वीं यूनिट में आईसीटी में कौन कौन से टॉपिक है जिनको हमें समझना बेहद जरूरी है। उन टॉपिकों को पहले जान लेते हैं जिससे आपको आगे आसानी होगी इस वीडियो में कि इस आगे जाकर के इस वीडियो में क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिकों के बारे में आप अवगत होने वाले हैं, किस तरह से आपको इस वीडियो से हासिल होने वाला है, तो वो आपको इन टॉपिकों के माध्यम से मालूम होगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के तहत कवर किए जाने वाले जो टॉपिक है उन सभी टॉपिकों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंफॉर्मेशन, सूचना ये क्या है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की विशेषता और शिक्षा क्षेत्र में आईसीटी का महत्व समझेंगे। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य रूप से 2 चुनौतियों को समझेंगे कि सबसे बड़ी चुनौतियां कौन कौन सी है, विद्यार्थियों के प्रकारों को समझेंगे। यहाँ पे क्रॉस और एडम स्मिथ के अनुसार शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग को समझेंगे, शिक्षा में आईसीटी के लाभ को समझेंगे, आईसीटी के प्रकार को समझेंगे जिसमें कि पुराने प्रकार के उपकरण और नए प्रकार के उपकरण को समझेंगे, और एनालॉग मीडिया को समझेंगे, डिजिटल मीडिया को समझेंगे, तुल्यकालिक मीडिया, अतुल्यकालिक मीडिया, और आईसीटी शिक्षा, आईसीटी समर्थित शिक्षा, आईसीटी समक्ष शिक्षा, और सूचना प्रौद्योगिकी के मुख्य घटकों को समझेंगे और आईसीटी की सीमाओं को समझेंगे, और इंडियन स्पेस रिसर्च को समझेंगे और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे यानी कि इसरो को समझेंगे,
और इंडियन नेशनल सैटेलाइट को समझेंगे और आइडल लॉन्च साइट के संदर्भ में बात करेंगे और टेलीविजन को भी यहाँ पे समझेंगे और टेलीविजन में किस तरह से हम आगे इसमें समझेंगे, फेज अल्टरनेटिंग लाइन को समझेंगे और नेशनल टेलीविजन सिस्टम समिति को समझेंगे और अनुक्रमिक रंगीन एवेक मेमोरी को यहाँ पे जानेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को और प्रसार भारती को और एफएम के संदर्भ में हम बात करेंगे, डिटेल में समझेंगे यहाँ पे ये भी और भारत के प्रमुख समाचार अभिकरण को यहाँ पे जानेंगे और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया को यहाँ पे जानेंगे, ये क्या है, किस तरह से इसकी स्थापना हुई और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इसको भी समझेंगे, रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया इसको भी यहाँ पे जानेंगे कि कब इसका गठन हुआ और कंप्यूटर क्या है और पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार को समझेंगे जिसमें कि 5 प्रकार के ये कंप्यूटर होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है और सीपीयू को जानेंगे, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसको भी समझेंगे, मेमोरी को जानेंगे, कंट्रोल यूनिट क्या होता है, सीपीयू के घटक और उसके बाद हम मेमोरी के बारे में जिसमें कि प्राइमरी मेमोरी, रोम, रैम और कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर की भाषा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज और बिट्स क्या होती है इसको भी जानेंगे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रकार, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार, इंटरनेट का इतिहास समझेंगे, इंटरनेट संबंधी प्रोटोकॉल को जानेंगे और डब्ल्यू के बारे में भी बात करेंगे, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में भी हम समझेंगे, विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो इस तरह से आज की जो ये वीडियो रहने वाली, ये वीडियो इन सभी टॉपिकों के इर्द गिर्द रहने वाली है। इन सभी टॉपिकों को हम विस्तार पूर्वक आगे समझेंगे, एक ही करके समझेंगे। तो ये वीडियो काफी लंबी रहने वाली है, ये 1.5 से 2 घंटे के बीच ये जो सभी टॉपिक है ये कवर होने वाले हैं, तो आप अंत तक बनिएगा। तो चलिए एक एक करके इन सभी टॉपिकों को कवर करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना क्या है। सूचना का अर्थ होता है जानकारी, यानी कि इंफॉर्मेशन होता है जानकारी। यह लैटिन शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है किसी चीज को उसके वास्तविक रूप में जाना। किसी चीज को उनके वास्तविक रूप में अगर हम जानते हैं, समझते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन होती है। माना किसी एक कोने में एक घटना घटित हुई है, जो ये घटना घटित हुई है यहाँ पे वास्तविक रूप में, इसी घटना को अगर हम वास्तविक रूप में जानते हैं, हम तक ये जानकारी पहुंचती है, तो ये इंफॉर्मेशन कहलाती है। अब हम आगे सूचना एवं प्रौद्योगिकी की विशेषताओं को समझेंगे। ये सेवा अर्थतंत्र का आधार है। सेवा अर्थतंत्र का आधार किस तरह से है? जो आईसीटी होता है ना, ये किस तरह से सेवाएं और जो हमारे आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें किस तरह से इसका योगदान होता है। हम जो कार्य करते हैं, आर्थिक गतिविधियां करते हैं, उसमें किस तरह से जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का इसमें अपना योगदान होता है। टेक्नोलॉजी के इंक्लूड होने से कहीं ना कहीं जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो इस तरह से संचालित होने लगती है जो हमें वास्तव में एक गुणवत्तापूर्ण जो रिजल्ट है वो देती है। जो सेवाएं हैं, सेवाओं में इस तरह से आईसीटी के प्रयोग करने से वो सेवाएं भी बेहतर तरीके से संचालित होती है और इसी तरह से देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में आवश्यक है। अगर देश के सामाजिक विकास और आर्थिक विकास करना है, उसके लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी का विकास बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे जो संपूर्ण विकास हो पाता है, वो चाहे रोजमर्रा की दिनचर्याओं से लेकर हमारे सामाजिक गतिविधियों से लेकर के आर्थिक गतिविधियों को देखे, इन सब में कहीं ना कहीं इनके फलस्वरूप क्या होती है, सहूलियत होती है, आसानी होती है, जिससे हमारा जो आर्थिक गतिविधि है वो भी उस तरह से होने लगती है, आसानी से होने लगती है और उत्पादन में वृद्धि होने लगती है। और इस तरह से सामाजिक गतिविधियों में भी किस तरह से हमें रोजमर्रा की दिनचर्याओं में सहूलियत होती है, वो चाहे परिवहन का विकास हो, वो चाहे अलग अलग मशीनरियों का डेवलपमेंट हो, किस तरह से नए नए आविष्कारों के फलस्वरूप हो। तो इससे क्या होता है, सामाजिक और आर्थिक विकास हो पाता है इससे। इसीलिए सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है सूचना एवं प्रौद्योगिकी और समाज के विभिन्न वर्गों में सशक्तिकरण का साधन।
यदि किसी भी वर्ग, किसी भी व्यक्ति, किसी भी समाज का सशक्तिकरण करना है, इसके लिए आवश्यक है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। इसके माध्यम से हम किस तरह से उनको सशक्त बना सकते हैं, उनके जीवन को हम बेहतर कर सकते हैं। हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से, अलग अलग संसाधनों के माध्यम से इस तरह से हम उन्हें सशक्त कर सकते हैं, उनको बड़ी आसानी से रोजगार मिल सकते हैं, वो ट्रेवल कर सकते हैं आसानी से, वो अपना जीवन और यापन बड़ी आसानी से, बड़ी सहूलियत के साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों में सशक्तिकरण का एक साधन है ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी। प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार को कम करना। टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से जो प्रशासन है, प्रशासन को चलाने में किस तरह से आसानी होती है, किस तरह से हम नए नए आविष्कारों के फलस्वरूप उनका उपयोग, उन सभी उपकरणों का प्रयोग करके हम जो प्रशासन है, प्रशासन तंत्र को हम तंदुरुस्त कर पाते हैं, बेहतर कर पाते हैं, हम पारदर्शिता ला पाते हैं, भ्रष्टाचार को हम कम कर सकते हैं। क्योंकि जब नई नई टेक्नोलॉजी इजाद होगी तो इससे क्या होगा, जो भ्रष्टाचार हो रहा होगा समाज देश में, उस पर प्रहार होगा। तो इस तरह से प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी आवश्यक है। इससे हम पारदर्शिता ला पाएंगे, भ्रष्टाचार को कम कर सकेंगे। योजना आयोजन, नीति निर्धारण और निर्णय लेने में सहायक होता है। जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी है, ये किस तरह से योजनाओं को बनाने में, किस तरह से हम बेहतर से बेहतर योजनाओं को बनाएं जो लोगों के लिए उपयोगी हो सके, और नीतियों का किस तरह से निर्धारण किया जा सके, किस तरह से लोगों के हितों के अनुरूप हम योजनाओं का निर्माण करें, हम बेहतर से बेहतर निर्णय किस तरह से लें। तो इन सब में सूचना एवं प्रौद्योगिकी का अहम रोल होता है। इन सब के चलते जो आगे जो सरकार योजनाएं बनाती है, नीतियों का निर्धारण करती है, निर्णय लेती है, वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी की सहायता से वो बेहतर ले पाती है। नए रोजगार का सृजन। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के आविष्कार से किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से और प्रौद्योगिकी का विकास होने से किस तरह से नए नए आविष्कार, नए नए किस तरह से उद्योग कारखाने का स्थापना होने के बाद इससे क्या होता है, यहाँ पे नए नए रोजगार सृजित होते हैं, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी वास्तव में नए रोजगार का सृजन के संदर्भ में यह काफी महत्वपूर्ण है। अब हम इसके बाद शिक्षा क्षेत्र में आईसीटी का महत्व को समझेंगे कि किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में जो आईसीटी का जो महत्व हो किस तरह से है। शिक्षा में निवेश निस्संदेह किसी भी देश की मानव पूंजी के निर्माण में किया जाने वाला निवेश है। यदि हम शिक्षा में निवेश करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मानव पूंजी में हम निवेश कर रहे हैं। मानव पूंजी में अगर निवेश करेंगे तो मानव पूंजी का निर्माण हो पाएगा, क्योंकि मानव अन्य संसाधनों को उपयोग में लाता है और मानव संसाधन काफी महत्वपूर्ण होता है, ना केवल अच्छे साक्षर नागरिकों के लिए बल्कि देश की तकनीकों के रूप में नवाचारी, इनोवेटिव भी बनाता है। कौन? साक्षर, शिक्षा के माध्यम से। और अगर हम शिक्षा को इस तरह से आईसीटी को इंक्लूड करते हैं शिक्षा में, तो इससे क्या होता है, जो मानव संसाधन है उसको हम इनोवेटिव बनाते हैं। वो इस तरह से वो बेहतर तरीके से सोचने समझने, तार्किक क्षमता का उसका विकास होने लगता है, जो वास्तव में समाज के लिए, देश के लिए, देश की बेहतरी के लिए वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसलिए आईसीटी का शिक्षा में इन्वॉल्वमेंट होना इस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि किस तरह से तकनीकी के इन्वॉल्व होने से शिक्षा में जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, वो कहीं ना कहीं वो नवाचारित होता है, वो नवाचारित बनता है अपने आप में, क्योंकि आईसीटी में वो शक्ति होती है जो उस तरह से तार्किक एवं वैज्ञानिक तरीके से सोचने समझने की क्षमता में वो इंप्रूवमेंट लाता है। आईसीटी के इंक्लूड करने से ना केवल व्यक्ति साक्षर बनेगा बल्कि वो नवाचारित बनेगा, जिससे आर्थिक प्रगति की दिशा में मार्ग प्रशस्त होता है। ये स्वाभाविक है, जब व्यक्ति, जब नागरिक
इनोवेटिव होगा, नवाचारित बनेगा, तो जो देश है, देश आर्थिक प्रगति की दिशा में है, वो निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से शिक्षा क्षेत्र में ये आईसीटी का महत्व है। अगर हम भारत में शिक्षा क्षेत्र में मुख्य दो चुनौतियों को देखेंगे तो वो काफी महत्वपूर्ण दो चुनौतियां हैं, जिसमें कि सबसे पहली जो चुनौतियां है वो है जनसंख्या वृद्धि। ये भारत की दृष्टि से शिक्षा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण चुनौती है, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप छात्रों की संख्या में वृद्धि और अधिक शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वित्तीय संसाधन भी चाहिए, क्योंकि जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं हमें उनको एजुकेट करने के लिए, उनको शिक्षा प्रदान करने के लिए अधिक शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता होगी। जब अधिक शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता होगी तो स्वाभाविक है यहाँ पे अधिक शिक्षकों की भी आवश्यकता होगी। इन सब के लिए वित्तीय संसाधन चाहिए। वित्तीय संसाधन हमारे पास सीमित है। जब वित्तीय संसाधन सीमित है तो कहीं ना कहीं ये एक चुनौती का काम है। तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि एक अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है, और उन सब को किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाए और उन सब के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए जो शिक्षण संस्थान है और जो शिक्षकों की जो आवश्यकता है वो रहती है। तो इस तरह से जनसंख्या वृद्धि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है। और अगला है ज्ञान विस्फोटन। ज्ञान विस्फोटन, ज्ञान में निरंतर विस्तार पहले की तुलना में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, यह हम सब जानते हैं। एक शिक्षक को छात्र और समाज की अपेक्षाओं के अनुसार निश्चित समय में अधिक ज्ञान वितरित करना होता है, चाहे पाठ्यक्रम पहले जितना हो या वो पाठ्यक्रम बदल गया हो। तो उस बदलते हुए समाज के साथ साथ एक शिक्षक को उस तरह से उसको ज्ञान प्रदान करना होता है, किसको? छात्रों को। तो इस तरह से जो निरंतर ज्ञान में जो वृद्धि हो रही है, एक शिक्षक को छात्र और समाज की अपेक्षाओं के अनुसार निश्चित समय में उसको अधिक ज्ञान वितरित करना होता है, जो एक सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि आज के समय में जो समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो बहुत तेजी के साथ परिवर्तन हो रहे हैं। तो इसी तरह से जो नॉलेज में जो परिवर्तन हो रहा है, वो नॉलेज में परिवर्तन भी बहुत तेजी के साथ हो रहा है। तो इस तरह से ज्ञान विस्फोटन की एक चुनौती ये होती है। तो इस तरह से ये दो प्रमुख चुनौती है, जनसंख्या वृद्धि और ज्ञान विस्फोटन। अगर हम विद्यार्थियों के प्रकारों की बात करें आईसीटी के संदर्भ में, तो विद्यार्थियों की प्रकारों के संदर्भ में इसमें हम 4 प्रकार देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहला प्रकार है प्रथम स्तर के। इस श्रेणी में विद्यार्थी शिक्षा की उच्च गुणवत्ता का खर्च वहन कर सकते हैं। जो प्रथम स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं, वो विद्यार्थी किस तरह से शिक्षा की उच्च गुणवत्ता का खर्च करने में वो कहीं ना कहीं समर्थ होते हैं, वो खर्च कर पाते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है फाइनेंशियल। ये वास्तव में आर्थिक रूप से सक्षम है उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा को प्राप्त करने के लिए। और द्वितीय स्तर में विद्यार्थियों के जो प्रकार है वो है, इसमें किस तरह से जो विद्यार्थी है वो मेधावी होते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी आईसीटी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पाते हैं, ये समर्थ नहीं होते हैं उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा पर खर्च करने के लिए। ये मेधावी तो होते हैं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी, ऐसे छात्र आईसीटी युक्त शिक्षा पर खर्च नहीं कर पाते हैं, ये सक्षम नहीं होते हैं। ये होते हैं द्वितीय स्तर के विद्यार्थी। और तृतीय स्तर, इस श्रेणी में छात्र आर्थिक और अकादमिक दोनों मानकों में ये पिछड़े हुए होते हैं। ना तो ये मेधावी होते हैं और ना ही ये आईसीटी युक्त शिक्षा के पर वो खर्च कर पाते हैं। ये होते हैं तृतीय स्तर के विद्यार्थी। और चतुर्थ स्तर के विद्यार्थी, चतुर्थ स्तर में किस तरह से लोग अनपढ़ होते हैं और ना ही खर्च करना चाहते हैं और ना ही ये पढ़ना चाहते हैं। इनकी कोई जिज्ञासा नहीं होती है पढ़ने में, और ये लोग अनपढ़ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, इनमें जागरूकता की कमी होती है।
तो इस तरह से ये विद्यार्थियों के प्रकार है, 4 प्रकार। अब हम इसके बाद क्रॉस और एडम स्मिथ के अनुसार शिक्षा में आईसीटी के प्रयोग को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है सामाजिक। समाज में शिक्षा का मतलब होता है तकनीकी गुणवत्ता का विकास। यदि तकनीकी का विकास होगा तो समाज का विकास होगा। क्रॉस और एडम स्मिथ का मानना है यह है कि किस तरह से समाज में जो आईसीटी है, आईसीटी के फलस्वरूप किस तरह से जब समाज में किस तरह से जो शिक्षा है, शिक्षा प्रदान की जाएगी आईसीटी के द्वारा, जिसमें आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो इससे क्या होगा, तकनीकी गुणवत्ता का विकास होगा समाज में। यदि तकनीकी गुणवत्ता का विकास होगा तो कहीं ना कहीं संपूर्ण समाज का वो विकास होगा। ये सामाजिकता के नजरिए से है, जो क्रॉस और एडम स्मिथ के अनुसार है कि जब समाज में शिक्षा आईसीटी के संदर्भ में प्रोवाइड की जाएगी तो कहीं ना कहीं जो तकनीकी जो गुणवत्ता है उसका विकास होगा बहुत तेजी के साथ। जब बहुत तेजी के साथ तकनीकी का विकास होगा तो समाज का विकास हो पाएगा। और अगला है व्यवसायिक। व्यवसायिक दृष्टि से ये इस तरह से सभी प्रकार के व्यवसाय में जो आईसीटी की चाह है वो हर समय रहती है। क्रॉस और एडम स्मिथ ये मानते हैं सभी प्रकार के व्यवसाय में जो आईसीटी है, आईसीटी की चाह होती है, क्योंकि इसके बदौलत उनकी उत्पादकता बढ़ती है, जो इनपुट कॉस्ट है वो कम होती है, और व्यवसाय में आईसीटी की चाह होने पर आईसीटी युक्त शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो जब व्यवसाय के क्षेत्र में आईसीटी की चाह होगी तो कहीं ना कहीं समाज में आईसीटी युक्त शिक्षा का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। शिक्षा के बदौलत कहीं ना कहीं आगे चल करके जो व्यावसायिक गतिविधि है उनका भी डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से आईसीटी की चाह होने पर आईसीटी युक्त शिक्षा और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उत्प्रेरक उत्प्रेरक यानी कि जिसकी उपस्थिति में काम होने लगे। आईसीटी के उपस्थिति में हर एक काम पॉसिबल होते हैं और आईसीटी का सभी कार्यों में महत्व है और काम होने लगते हैं। ऐसे में शिक्षा का ज्यादा प्रभावशील बनाने की आवश्यकता होती है। जब आईसीटी की उपस्थिति में हर एक काम होने लगते हैं, वो आसान होते हैं, सरल होते हैं, बड़ी बेहतरी के साथ संपन्न होते हैं, उसका जो रिजल्ट है वो बेहतर निकलता है। तो यहाँ पे ऐसे में शिक्षा को ज्यादा प्रभावशील बनाने की आवश्यकता है। और अगला है शिक्षा विज्ञान संबंधित। आईसीटी अधिगम को अधिक प्रभावी और लचीला तथा कुशल बनाता है। किस तरह से आईसीटी के बदौलत अधिगम को अधिक प्रभावशील बनाया जाता है, उसको लचीला बनाया जाता है, उसको कुशल बनाया जाता है। ये कहते हैं क्रॉस और एडम स्मिथ कि किस तरह से शिक्षा में जब आईसीटी का प्रयोग किया जाएगा तो इससे हम अधिगम को, लर्निंग को और अधिक प्रभावी बना पाएंगे, जिससे कि उसमें शिक्षण में लचीलापन होगा और कुशलता आएगी। तो इस तरह से क्रॉस और एडम स्मिथ के अनुसार शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग के संदर्भ में है। अब हम इसके बाद शिक्षा में आईसीटी के लाभ को समझेंगे कि किस तरह से शिक्षा क्षेत्र में आईसीटी के लाभ को देखा जा सकता है, जिसमें हम 5 संदर्भों में देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है अधिगम का व्यक्तिकरण। अधिगम का व्यक्तिकरण यानी कि ये किस संदर्भ में है। आईसीटी के माध्यम से लोग समूह की बजाय व्यक्तिगत रूप में सीखते हैं। इसमें व्यक्ति किस तरह से आईसीटी के इन्वॉल्वमेंट होने पर शिक्षा में जो व्यक्ति है, व्यक्ति समूह की बजाय वो व्यक्तिगत रूप में सीखता है। वो अपनी सुविधाओं के अनुसार, वो अपनी सहूलियत के अनुसार वो सीखता है। और आईसीटी प्रत्येक विद्यार्थी के लिए माध्यम एवं सामग्री के संदर्भ में लचीलापन प्रदान करता है। जब चाहे उसकी मर्जी हो तब वह सीख सकता है, यानी कि उसके अनुरूप शिक्षा प्रोवाइड की जा सकती है आईसीटी के बदौलत। और विद्यार्थी को
किस तरह से कब उसने शिक्षा ग्रहण करनी है, कब ग्रहण नहीं करनी है, कब उसको समय है, कब उसको समय नहीं है। इस संदर्भ में उसे वो लचीलापन बनाता है आईसीटी के बदौलत, क्योंकि उसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। कहीं पर बैठ करके व्यक्ति जब उसे फुर्सत हो तब वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो इस तरह से व्यक्ति अपने अनुसार, अपनी सहूलियत के अनुसार यहाँ पे शिक्षा को ग्रहण कर पाता है। तो इस तरह से ये शिक्षा में आईसीटी का लाभ के संदर्भ में देखा जा सकता है। अगला है अंतर क्रियाशीलता। अंतर क्रियाशीलता का अर्थ है कि विद्यार्थी सामग्री के साथ प्रभावी ढंग से जुड़ सकता है, जैसे कि विषय वस्तु के आगे पीछे शीघ्रता से जा सकता है। यह जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी अनुक्रमिक तरीके से चले। जब आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट होगा शिक्षा में, तो इससे क्या होगा, विद्यार्थी अपने ढंग से वो शिक्षा को ग्रहण करेगा। जब चाहे वो किसी भी टॉपिक के संदर्भ में वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। वो अपने सुविधा के अकॉर्डिंग विषय वस्तु को वो ग्रहण कर सकता है। वो उस संदर्भ में अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। उसके लिए उसे जरूरी नहीं है जैसे कि परंपरागत तरीके से जो शिक्षा चल रही है वो एक कक्षा में बैठ करके एक क्रमिक तरीके से वो शिक्षा को ग्रहण करे। जैसे कि किस तरह से ऑनलाइन शिक्षा का इजाद होने से किस तरह से जो रिकॉर्डेड जो भी लेक्चर होते हैं उसको एक विद्यार्थी वो जगह जगह पॉज करके और उसको आगे फास्ट तरीके से जो उसे स्पेसिफिक जिस टॉपिक पे उसे जानकारी चाहिए उस टॉपिक को वो देख सकता है, उस टॉपिक पर वो जानकारी को प्राप्त कर सकता है, उसके संदर्भ में वो शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ये कब होगा, जब शिक्षा में आईसीटी का प्रयोग होगा। तो ये हमें कब मिलता है, आईसीटी के बदौलत मिलता है। तो ये आईसीटी का एक लाभ है। अगला है दूरी और जलवायु से तटस्थता। आईसीटी युक्त शिक्षा भौतिक दूरी और जलवायु प्रभावित नहीं होती है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आईसीटी का इन्वॉल्वमेंट होगा शिक्षा में तो इससे क्या होगा, जो भौतिक दूरी है वो दूरी कहीं ना कहीं शिक्षा में बाधा नहीं बनेगी। जो जलवायु से संबंधित जो समस्याएं आती है वो समस्याएं भी बाधा नहीं बनेगी शिक्षा में, क्योंकि कहीं भी किसी भी कोने में बैठा हुआ दूरस्थ क्षेत्र में व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सकता है। जब टेक्नोलॉजी का इस तरह से इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, आईसीटी के फलस्वरूप शिक्षा प्रदान की जाएगी। कोई भी जलवायु उसके लिए प्रॉब्लम नहीं बन सकती है। किसी भी जलवायु में किसी भी समय वो एजुकेशन को प्राप्त कर सकता है। अधिक किफायती और व्यापक पहुंच। अब इंटरनेट की सुविधा कम खर्च और अधिक गति के साथ देश के हर भाग में उपलब्ध है। किस तरह से इंटरनेट के विकास से जो शिक्षा है वो सस्ती हुई है। अब कम पैसों में हर एक व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर सकता है और इसकी जो पहुंच है वो काफी विस्तृत है। इंटरनेट की जगह जगह पहुंचने से, इंटरनेट का विस्तार बहुत तेजी से होने से जो शिक्षा का जो विस्तार पहले संकुचित था वो काफी विस्तृत हो गया है, काफी व्यापक हो गया है। तो ये शिक्षा में आईसीटी का लाभ है। और पांचवा है एक समान गुणवत्ता। आईसीटी के प्रयोग के कारण शिक्षण का एक समान गुणवत्ता सभी विद्यार्थियों को समान प्रदान की जा सकती है। जब आईसीटी की बदौलत शिक्षा प्रदान की जाती है तो किस तरह से जो गुणवत्ता को बरकरार करने की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। सभी विद्यार्थियों को एक समान गुणवत्ता, बेहतर क्वालिटी युक्त शिक्षा आईसीटी के बदौलत प्रदान की जाती है। तो इस तरह से शिक्षा में आईसीटी के ये लाभ है जिनको हमने यहाँ पे एक एक करके समझा, जो काफी महत्वपूर्ण है। अब हम इसके बाद आगे आईसीटी के प्रकारों को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले हम समय के आधार पर देखेंगे कि समय के आधार पर जो आईसीटी है, आईसीटी के कौन कौन से प्रकार है। जिसमें कि सबसे पहले हम पुराने उपकरणों के संदर्भ में देखेंगे। यहाँ पे जिसमें पुराने उपकरण में मुख्य रूप से रेडियो, टीवी, टेलीविजन आदि आते हैं। जो पुराने उपकरण है
जिसमें कि रेडियो है, टीवी है, टेलीविजन है। ऐसे उपकरण किस तरह से आज के समय में इनका प्रयोग किस तरह से निरंतर घटता जा रहा है, और आज के समय में इन नए उपकरणों के संदर्भ में किस तरह से शिक्षा को प्रदान किया जा रहा है, इनको उपयोग में बड़ी तेजी के साथ लाया जा रहा है। नए समय के उपकरण में मुख्य रूप से कंप्यूटर, इंटरनेट, वायरलेस तकनीक, उपग्रह आदि शामिल है। इसमें इनके प्रयोग से किस तरह से इनकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, और इनकी जो अलग-अलग जो इनके क्वालिटी है, अलग-अलग संदर्भ में, वो चाहे पिक्चर क्वालिटी है, वो चाहे साउंड क्वालिटी है, वो चाहे इनके हर एक क्षेत्र तक और हर एक व्यक्ति तक किस तरह से इनकी जो पहुंच है वो किस तरह से सरल हुई है आज के समय में। तो इसलिए जो नए उपकरण है, नए उपकरणों का आज के समय में इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। और अगला जो टाइप है वो है मीडिया के आधार पर। मीडिया के आधार पर हम संकेतों यानी कि सिग्नल के आधार पर देखेंगे, जिसमें कि एनालॉग मीडिया को समझेंगे। एनालॉग मीडिया है क्या है? एनालॉग मीडिया एक सतत संकेत है जो किसी वस्तु के प्रतीक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। यह मुख्यतः पुरानी प्रौद्योगिकी है, जैसे कि थर्मामीटर, पुराने रेडियो, पुराने टेलीफोन आदि है। एनालॉग मीडिया किस तरह से एक सतत संकेत है जो कि किसी वस्तु के प्रतीक परिणाम का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें पुरानी प्रौद्योगिकी शामिल होती है। और अगला है डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया में किस तरह से नए कंप्यूटर, इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी को डिजिटल मीडिया कहा जाता है। इसका उद्गम मोर्स कोड के रूप में देखा जाता है। किस तरह से डिजिटल मीडिया में नए नए जो उपकरण है, इंटरनेट आधारित जो प्रौद्योगिकी है, उसको डिजिटल मीडिया के तहत हम देखते हैं। अब हम इसके बाद आगे प्रसारण काल के आधार पर हम बात करेंगे, जिसमें कि तुल्यकालिक मीडिया। तुल्यकालिक मीडिया का अर्थ है एक ही समय में घटित होना। ये काफी महत्वपूर्ण है। तुल्यकालिक मीडिया, तुल्यकालिक मीडिया मूलभूत आवश्यकता यह है कि सभी प्रतिभागी चाहे अलग अलग स्थानों पर हो, लेकिन एक निश्चित समय में सूचना ग्रहण करने के लिए उपलब्ध होते हैं। ये जो तुल्यकालिक मीडिया है, तुल्यकालिक मीडिया में क्या होता है, एक ही समय में ये घटित होता है। और इसमें क्या आवश्यकता होती है, जो इसमें प्रतिभाग करेगा वो चाहे अलग अलग स्थानों पर हो, लेकिन निश्चित समय में सूचना को ग्रहण करने के लिए वो उपलब्ध होना चाहिए। इसमें शिक्षण वास्तविक समय में घटित होता है, जैसे कि लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट में क्या होता है, चाहे व्यक्ति अलग अलग स्थानों पे क्यों ना हो, जब लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो तो उसे एक निश्चित समय में उससे जुड़ने के लिए उपलब्ध होना चाहिए। तो इस तरह से ये जो वास्तविक समय में जो घटित होने वाली या घटनाएं है या शिक्षा है या कोई मीटिंग है, वो होती है जब वो घटना घटित होती है, जब वो गतिविधि घटित होती है, उस समय जुड़ना होता है। जैसे कि लाइव टेलीकास्ट तुल्यकालिक मीडिया में आता है। अतुल्यकालिक मीडिया, अतुल्यकालिक मीडिया में क्या होता है, इसमें सीखने की प्रक्रिया में प्रतिभागी भिन्न भिन्न स्थानों में उपलब्ध हो सकते हैं। उन्हें किस तरह से अतुल्यकालिक मीडिया में सीखने की प्रक्रिया में जो प्रतिभागी है भिन्न भिन्न स्थानों पर और भिन्न भिन्न स्थानों पर किस तरह से विभिन्न समय में वो सीखने की जो सामग्री है वो उपलब्ध हो सकती है। वो चाहे किसी भी स्थान पे हो, किसी भी समय वो प्राप्त कर सकता है, जैसे कि मुद्रित शिक्षण सामग्री और रिकॉर्डेड लेक्चर्स। इसके लिए आवश्यकता नहीं है कि उस समय जब वो घटित हो रही है वो शिक्षा, उस समय जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसी समय उसके साथ जुड़ना होगा। ये मुद्रित स्वरूप में या रिकॉर्डेड लेक्चर, ये इस रूप में अतुल्यकालिक मीडिया में आते हैं। किस तरह से
अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों में ये उपलब्ध हो सकते हैं और इस तरह से ये प्रसारण काल के आधार पर ये है जो कि तुल्यकालिक मीडिया अतुल्यकालिक मीडिया है। अब हम इसकी बात उपयोग के आधार पर देखेंगे जिसमें कि सबसे पहले है आईसीटी शिक्षा। आईसीटी शिक्षा इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों का निर्माण करना है। इसको हम शिक्षा की प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं। किस तरह से आईसीटी शिक्षा के तहत किस तरह से शिक्षा प्रदान की जाती है, किस तरह से मानव को इस तरह से तैयार किया जाता है जो वास्तव में मानव संसाधन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आईसीटी शिक्षा के माध्यम से मानव संसाधनों का निर्माण किया जाता है और मानव संसाधन यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण होता है जो अन्य संसाधनों को उपयोग में लाता है। इसको हम शिक्षा की प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं क्योंकि इसका उद्देश्य ये होता है ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए लोगों को प्रशिक्षित करना और मानव संसाधन का निर्माण करना। ये होता है आईसीटी शिक्षा में। यहाँ पे फोकस किया जाता है कि किस तरह से मानव को बेहतर तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। आईसीटी समर्थित शिक्षा, आईसीटी सपोर्टेड एजुकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें मुद्रित शिक्षण सामग्री के साथ साथ रेडियो टीवी कार्यक्रम ऑडियो वीडियो टैब आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसको हम कहते हैं मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहते हैं। इसमें यह होता है कि किस तरह से जो शिक्षण की जो मुद्रित सामग्री होती है उसके साथ साथ टीवी कार्यक्रम ऑडियो वीडियो टैब और रेडियो यानी कि डिजिटल उपकरणों के साथ साथ जो मुद्रित सामग्री है उनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोनों का संयुक्त रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। इसको हम मल्टीमीडिया शिक्षा भी कहते हैं। आईसीटी समक्ष एजुकेशन, आईसीटी एनेबल्ड एजुकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें संपूर्ण शैक्षिक सामग्री विशुद्ध रूप से आईसीटी पर आधारित होती है। जब संपूर्ण एजुकेशन आईसीटी पे आधारित हो, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए जो उपकरण इजाद हुए शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा डिजिटल बोर्ड के माध्यम से और किस तरह से रेडियो टीवी कार्यक्रम ऑडियो वीडियो के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाए तो उसे हम आईसीटी समक्ष शिक्षा कहते हैं। इसमें संपूर्ण शैक्षिक सामग्री विशुद्ध रूप से आईसीटी पर आधारित होती है। तो इस तरह से उपयोग के आधार पर है ये। अब हम इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटकों को समझेंगे कि किस तरह से कौन कौन से मुख्य घटक है, उन सभी घटकों को यहाँ पे समझेंगे जो कि 4 घटक है, जिसमें कि सबसे पहले है कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी। इसमें क्या है, हार्डवेयर जैसे कि शब्द से प्रतीत हो रहा है, इसमें हार्डवेयर होंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रौद्योगिकी। इसमें इनपुट आउटपुट एवं संग्रह आदि उपकरण होते हैं, जो सभी हार्डवेयर है वो इसमें शामिल किए जाते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, इसमें सभी सॉफ्टवेयर होते हैं। प्रचलन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब ब्राउजर, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, सर्वर आदि इसमें शामिल होते हैं। और दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी, दूरसंचार माध्यम इंटरनेट से जोड़ने के लिए तार नेटवर्क सुरक्षा आदि इसमें शामिल किया जाता है। इसमें किस तरह से दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी के संबंधित जो भी सभी प्रकार के इंटरनेट से जोड़ने के लिए जो भी सामग्रियां जो भी नेटवर्क होते हैं वो हम इसमें शामिल करते हैं दूरसंचार एवं नेटवर्क प्रौद्योगिकी में, जिसमें कि तारे शामिल है, नेटवर्क सुरक्षा शामिल है, जिससे हम इंटरनेट को जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। मानव संसाधन, मानव संसाधन यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। मानव संसाधन प्रौद्योगिकी का संचालन करता है, जिसमें तंत्र प्रशासन, नेटवर्क प्रशासन आदि आता है। क्योंकि मानव संसाधन किस तरह से ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी को किस तरह से उपयोग में लाता है, इसका संचालन करता है, संपूर्ण रूप से वो सभी उपकरणों का, सभी नेटवर्कों का वो संचालन करता है। इसमें तंत्र प्रशासन, नेटवर्क प्रशासन आदि आदि शामिल होता है।
तो इस तरह से सूचना एवं प्रौद्योगिकी के प्रमुख घटक है। अब हम इसके बाद आईसीटी की सीमाओं को समझेंगे कि आईसीटी की कुछ सीमाएं होती है। ऐसा नहीं है कि आईसीटी के तहत किस तरह से एजुकेशन को जो प्रोवाइड किया जा रहा है यह इतना आसान है। इसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशन है। उन सभी सीमाओं को हम एक एक करके यहाँ पे समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है आईसीटी में उच्च प्रारंभिक लागत आती है। जो आईसीटी है, आईसीटी का सेटअप करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आईसीटी में जो इसके उपकरण है, जो भी इसके संसाधन है, वो इतने महंगे हैं, जिसमें जो लागत आती है वो काफी अधिक लागत आती है। तो इसलिए हर किसी को एफर्ड करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें जो लागत आती है वो काफी अधिक आती है। इसके जो उपकरण है, इसके जो नेटवर्क है, इसके जो सॉफ्टवेयर है, इसके जो अलग अलग जो शिक्षा से संबंधित जो शिक्षण सहायक सामग्रियां है, वो इतनी महंगी होती है जिसको हर किसी ऑर्गेनाइजेशन और हर किसी विद्यार्थी, हर किसी व्यक्ति को खरीदने में वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आईसीटी में उच्च प्रारंभिक लागत आती है। और अधिगम समस्याएं, कई बार ये देखते हम, अगर हम आईसीटी को शिक्षा में पूर्ण रूप से प्रयोग करने लगे तो दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ पे मौसम संबंधी जो समस्याएं आती है, अलग अलग जो जलवायु से संबंधित, जो नेटवर्क से संबंधित जो समस्याएं आती है, तो कहीं ना कहीं सीखने में प्रॉब्लम आती है। और कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो दूर दराज क्षेत्र में बैठे होते हैं, वो इन सभी भौगोलिक सीमाओं के चलते वो सीख नहीं पाते हैं। और इसके अलावा क्या है, उस जो सभी उपकरण है, उन उपकरणों को सीखने में भी कठिनाइयां आती है। ऐसा नहीं है कि हर एक विद्यार्थी, हर एक टीचर उसको बड़ी आसानी से उसे सीख पाएगा, उसको चलाना, उसको उसका ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से इतना इजी नहीं होता है। तो इस तरह से अधिगम की समस्याएं आती है। और अगला है विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत विविधताओं की अपेक्षा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अपेक्षा इस दृष्टि में है क्योंकि जो विद्यार्थी है, हर एक विद्यार्थी इस तरह के महंगे से महंगे जो उपकरण है वो हर एक विद्यार्थी नहीं खरीद पाएगा। हर एक विद्यार्थी की सामाजिक आर्थिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है। इन विभिन्नताओं के चलते कहीं ना कहीं जो ये समस्या है, ये समस्याएं आती है, जिससे कि हम पूर्ण रूप से शिक्षा को आईसीटी पे आधारित नहीं कर सकते हैं। और अगला है चौथा, आईसीटी मूल रूप से एक वितरण प्रणाली है। वास्तव में एक आईसीटी एक वितरण प्रणाली है। यदि हम हर एक बच्चे तक, हर एक क्षेत्र में आईसीटी से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो प्रदान करें, तब जाकर के हम आईसीटी के बदौलत जो शिक्षा है वो प्रदान कर पाएंगे। वो वितरण प्रणाली इतनी आसान नहीं है, क्योंकि इसके चलते ये समस्या यहाँ पे आती है शिक्षा क्षेत्र में, क्योंकि इसका जो वितरण है वो वितरण इस तरह से नहीं हो पाता है जो हर एक विद्यार्थी उसका लाभ उठा सके। आईसीटी में सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। किस तरह से नए नए जो सॉफ्टवेयर होते हैं, नए नए जो उपकरण होते हैं, वो किस तरह से समय के साथ साथ उसमें किस तरह से अलग अलग वर्जन आते हैं, अलग अलग इसमें जो अपडेट आते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें निरंतर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये प्रशिक्षण का जो सुविधा है, ये सुविधा ना होने की वजह से यहाँ पे शिक्षा क्षेत्र में ये बहुत बड़ी समस्या पैदा करता है, जिसके चलते आईसीटी युक्त शिक्षा को प्रोवाइड करने में ये समस्याएं आती है, जिसके चलते हम आईसीटी के बदौलत हम जो शिक्षा है वो लोगों को नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इस तरह से आईसीटी में सतत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जब ये प्रशिक्षण से संबंधित जो समस्या है, ये समस्या दूर की जा सके, तब जाकर के हम आईसीटी युक्त शिक्षा को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इस तरह से ये आईसीटी की सीमाएं हैं। अब हम इसके बाद इंडियन स्पेस रिसर्च के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है इसरो?
इसरो का गठन कब हुआ, इसरो का क्या कार्य है, इसको हम यहाँ पे समझेंगे। इसरो का मुख्य कार्य अंतरिक्ष अनुसंधान एवं व विकास कार्य करना होता है। किस तरह से अंतरिक्ष से संबंधित वो रिसर्च करता है इसरो, और इसका विकास करता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान समिति का पुनर्गठन करके किया गया। जो इसरो है आज की दृष्टि में, इसरो भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण है। और इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 में होता है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। और इसरो का मुख्य काम क्या है, अंतरिक्ष से संबंधित संपूर्ण संदर्भ में, वो चाहे किसी भी संदर्भ में हो, सैटेलाइट हो, उपग्रह हो, और चंद्रमा हो, सूरज हो, अलग अलग उपग्रह में हो, इनसे संबंधित रिसर्च करना और उनका डेवलपमेंट करना, ये काम होता है इसरो का। जो यहाँ पे इंडियन स्पेस रिसर्च से संबंधित जो यहाँ पे ये टॉपिक है, ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कई बार पीएचडी की एंट्रेंस एग्जाम हो और यूजीसी नेट जेआरएफ में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको यहाँ पे इसको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, ताकि जब क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से टैकल किया जा सके। अगला है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंडियन नेशनल सैटेलाइट यह संचार के लिए भू स्थिर उपग्रह पर आधारित है। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली एक बहुउद्देश्य प्रणाली है और इसका उपयोग घरेलू दूरसंचार, मौसम की जानकारी तथा आंकड़ों के संप्रेषण दूरदर्शन से सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारित करने में किया जाता है। यह अंतरिक्ष विभाग, दूरसंचार विभाग, भारतीय मौसम विभाग, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन का संयुक्त उद्यम है। तो इस तरह से इंडियन नेशनल सैटेलाइट ये संचार के लिए भू स्थिर उपग्रह पर आधारित है और ये बहुउद्देश्य प्रणाली पर आधारित है। किस तरह से भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली एक बहुउद्देश्य प्रणाली पर ये कार्य करता है, जिसमें कि उपयोग हेतु किस तरह से अलग अलग जानकारियां प्रदान करता है, जिसमें कि घरेलू दूरसंचार, मौसम की जानकारी, आंकड़ों को किस तरह से संप्रेषित किया जाता है, दूरदर्शन के लिए सीधे राष्ट्रव्यापी प्रसारण, वो इनके माध्यम से किया जाता है, इनके बदौलत किया जाता है। तो इस तरह से ये कार्य करता है। अब हम इसके बाद आइडल लॉन्च साइट के संदर्भ में बात करेंगे। किस तरह से आदर्श प्रक्षेपण स्थल, कि किस तरह से जो आइडल लॉन्च साइट होती है वो कौन सी होती है और भारत में किस तरह से इसका निर्धारण किया जाता है। इसे सुरक्षा की दृष्टि से सागर के तट के समीप, कम आबादी वाले क्षेत्र के निकट, भूमध्य रेखा के समीप होना चाहिए और भारत में इसके प्रक्षेपण केंद्र श्री हरिकोटा और बालासोर है। किस तरह से जब अलग अलग विस्फोटक सामग्रियों का जो प्रशिक्षण किया जाता है, उनका प्रशिक्षण ऐसे क्षेत्रों में किया जाता है जहां पे कम से कम जान माल की हानि हो सके, जान माल का नुकसान हो सके, तो उसके लिए ऐसे जगहों को चुना जाता है जहां पे कम आबादी निवास करे, ये सागर के समीप निकट हो और भूमध्य रेखा के नजदीक हो, जिससे कि कम से कम आर्थिक नुकसान हो, जानमाल का हानि हो। तो उन क्षेत्रों को चिन्हित किया जाता है और भारत में विशेषकर श्री हरिकोटा और बालासोर यहाँ पे इनका प्रशिक्षण किया जाता है। तो इस तरह से आइडल लॉन्च साइट है ये भारत की। टेलीविजन के संदर्भ में बात करेंगे अब कि टेलीविजन किस तरह से पूरे विश्व में टेलीविजन संकेतों को 3 मापकों में इसको देखा जाता है, जो कि किस तरह से इसके 3 मापक है पूरे विश्व में। इन मानकों के आधार पर हम टेलीविजन संकेतों को देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है फेज अल्टरनेटिंग लाइन, पॉल। इसमें क्या होता है, इस वीडियो संकेत का प्रयोग पश्चिम यूरोप, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका में किया जाता है।
यह एनालॉग संकेत के रूप में है। इसकी बैंडविड्थ ज्यादा होने के कारण तस्वीर की गुणवत्ता बेहतर होती है। जो ये फेज अल्टरनेटिंग लाइन है, पाल है, इसका प्रयोग विशेषकर अमेरिका में किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में किया जाता है, भारत, चीन और पश्चिमी यूरोप में किया जाता है। और इसकी जो बैंडविड्थ है वो ज्यादा होने के कारण जो तस्वीर की गुणवत्ता है वो तस्वीर की गुणवत्ता बड़ी ही बेहतर होती है। और अगला है नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी। इसमें क्या होता है, ये मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका देशों में, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला रंगीन टीवी प्रसारण भी इसी के माध्यम से हुआ था। और तीसरा है अनुक्रमिक रंगीन एवेक मेमोरी। इसका प्रयोग फ्रांस एवं दूसरे पश्चिमी देशों में होता है और ये है पाल जितनी बैंडविड्थ का ही प्रयोग करता है और यह रंगीन सूचनाओं को क्रमिक रूप में यह संचारित करता है। कि किस तरह से जो अनुक्रमिक रंगीन एवेक मेमोरी है इसका प्रयोग फ्रांस एवं दूसरे पश्चिमी देशों में इसका प्रयोग किया जाता है। यह रंगीन सूचनाओं को ये क्रमिक रूप में संचालित करता है। तो इस तरह से ये पूरे विश्व में टेलीविजन संकेत है और टेलीविजन संकेतों के ये 3 महत्वपूर्ण मापक है जिसके तहत ये अलग अलग देशों में, ये अलग अलग देशों के महत्व के संदर्भ में इसको हमने यहाँ पे देखा है। तो अब हम इसके बाद प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को समझेंगे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पत्र सूचना कार्यालय, यह भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी है। केंद्रीय एजेंसी है, यह मीडिया और सरकार के माध्यम की भूमिका निभाती है। जो मीडिया है और जो सरकार है इसके बीच वो माध्यम की भूमिका निभाती है और मीडिया में जनता की प्रतिक्रियाओं के बारे में सरकार को फीडबैक प्रदान करती है। कौन? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। यह एजेंसी सूचना संप्रेषण करने के लिए प्रेस रिलीज, प्रेस नोट, विशेष लेख, वेबसाइट पर उपलब्ध डेटाबेस का प्रयोग करती है। यह सूचनाओं के संप्रेषण अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू भाषाओं में किया जाता है और बाद में अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाता है। तो इस तरह से प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है जो वास्तव में एक भारत की केंद्रीय एजेंसी होती है। अब हम इसके बाद प्रसार भारती के संदर्भ में बात करेंगे कि ये क्या है। प्रसार भारती को ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह भारत की सार्वजनिक प्रसारण संस्था है जिसमें मुख्य रूप से दूरदर्शन एवं आकाशवाणी शामिल है। प्रसार भारती का गठन 23 नवंबर 1997 में हुआ और इसे लागू किया गया 15 सितंबर 1997 में। यानी कि जो प्रसार भारती है, प्रसार भारती का गठन होता है 23 नवंबर 1997 में और लागू किया गया 15 सितंबर 1997 में। और ये एक सार्वजनिक प्रसारण संस्था है जिसमें कि मुख्य रूप से जो दूरदर्शन है सरकारी प्रोग्राम और जो आकाशवाणी है वो भी इसमें शामिल है। दूरदर्शन को 1972 में मुंबई के लिए बढ़ाया गया। 1975 तक दूरदर्शन को 7 शहरों को टीवी के द्वारा कवर किया गया और दूरदर्शन को 1982 में राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया गया। दूरदर्शन पर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, दूरदर्शन पर स्वस्थ भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संचार पहल शुरू की गई। यानी कि दूरदर्शन पर स्वस्थ भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य संचार पहल है। तो इस तरह से ये प्रसार भारती है जिसको हमने पॉइंट टू पॉइंट जाना है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। अब हम इसके बाद एफएम के संदर्भ में बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये क्या होता है, किस तरह से ये जो एफएम है, एफएम कार्य करता है। एफएम लगभग 55 से 65 किलोमीटर के क्षेत्र में ही ये सुना जा सकता है। हम अपने आसपास के क्षेत्र में एफएम रेडियो सुनते हैं। जो इसको सुना जा सकता है ना, वो 55 से 65 किलोमीटर
के क्षेत्र में ही से सुना जा सकता है और एफएम की फ्रीक्वेंसी 88 से 108 हर्ट्ज होती है। भारत में 1993 में एफएम रेडियो की शुरुआत हुई और 2001 में भारत का पहला निजी एफएम चैनल रेडियो सिटी, स्टार समूह, रेडियो मिर्ची, टाइम्स समूह, एफएम बिग, रेड एफएम की शुरुआत हुई 2001 में। अब हम इसके बाद भारत में मुख्य समाचार अभिकरण के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई, ये क्या है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1947 में हुई। इसने अपनी सेवाएं 1949 में शुरू की। यह देश के समाचार पत्रों द्वारा स्थापित एक गैर लाभकारी कोऑपरेटिव संस्था है। तो इस तरह से जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, ये एक गैर लाभकारी कोऑपरेटिव संस्था है जो देश के समाचार पत्रों द्वारा इसे स्थापित किया गया और जिसको स्थापित किया गया 1947 में। और इसने अपना काम, किसने? पीटीआई ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने, इसने अपना काम 1949 में शुरू किया। तो इस तरह से ये पॉइंट टू पॉइंट जरूर है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण ये इंफॉर्मेशन है। इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, यहां से कई बार क्वेश्चन बनते हैं। अब हम इसके बाद यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे, यूएनआई। यूएनआई को 1949 में स्थापित किया गया और जिसने 1961 में अपना कामकाज शुरू किया। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया, इसने 1982 में भारत में अपनी पहली समाचार एजेंसी पूर्ण हिंदी तार सेवा इनवर्ता प्रारंभ की। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया राइट्स दुनिया की सबसे बड़ी सूचना कंपनी है। तो इस तरह से ये यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के संदर्भ में हमने जाना। अब हम प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में बात करेंगे, पीसीआई। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ये भारतीय संसद द्वारा नियमित एक अर्ध न्यायिक संस्था है। ये प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने और मानकों में निरंतर सुधार के लिए प्रयास करता है। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, ये किस तरह से भारतीय संसद द्वारा ये एक नियमित अर्ध न्यायिक संस्था है। इसका काम यह है कि किस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है और जो प्रेस के जो मानक है, उन मानकों में निरंतर सुधार करना है, उस पर यह नजर रखता है। अब हम इसके बाद रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया के संदर्भ में, आरएनआई के संदर्भ में बात करेंगे। आरएनआई 1956 में ये अस्तित्व में आया। सभी समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए आरएनआई के साथ पंजीकृत करना अनिवार्य होता है। किस तरह से? जो सभी प्रकार के जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, इनकी शुरुआत करने के लिए ये आवश्यक है कि रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया आरएनआई में इसका पंजीकरण करना होगा, तब जाकर के किसी समाचार पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत की जा सकती है। और ये आरएनआई रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया, इसकी शुरुआत हुई या ये कह सकते इसका अस्तित्व 1956 में हुआ। तो इस तरह से ये आरएनआई है। अब हम इसके बाद कंप्यूटर के संदर्भ बात करेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपलब्ध जानकारी का दिए गए निर्देश अनुसार प्रोसेस करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर का शरीर है और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का मस्तिष्क की तरह कार्य करता है और विद्युत कंप्यूटर में आत्मा का संचार करती है। ये काफी महत्वपूर्ण है। कई बार यहां से क्वेश्चन आया है कि जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर यदि कंप्यूटर का शरीर है और सॉफ्टवेयर यदि कंप्यूटर का मस्तिष्क है, तो कंप्यूटर की आत्मा क्या है, ये पूछ लेता है। तो यहां पे इसको समझना बेहद जरूरी है। जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं, ये हो गया कंप्यूटर का शरीर। और जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर किस तरह से हमारे कार्यों को बड़ी बेहतरी के साथ वो संचालित करता है। तो इस तरह से जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर
कंप्यूटर का वो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। और जो विद्युत होती है, कंप्यूटर विद्युत के द्वारा वो चार्ज होता है जिससे वो काम कर पाता है। तो यहाँ पे विद्युत कंप्यूटर की वो आत्मा होती है। यदि बैटरी डाउन हो जाए तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे विद्युत कंप्यूटर की आत्मा का संचार करती है। तो इस तरह से ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है यहाँ पे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और किस तरह से ये अलग अलग संदर्भ में इसको हम हार्डवेयर को शरीर के संदर्भ में दे सकते हैं, सॉफ्टवेयर मस्तिष्क के संदर्भ में दे सकते हैं, और विद्युत कंप्यूटर में आत्मा का संचार करती है। अगर हम डाटा के संदर्भ में बात करें, डाटा क्या होता है? डाटा तथ्यों को सीधे प्रयोग में से नहीं लाया जा सकता है। किस तरह से? जो तथ्य होते हैं, तथ्य जो सीधे प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। जो डेटा होता है, डेटा कहीं ना कहीं उसको हमने कलेक्ट किया है, रॉ डेटा है, इसको हमने प्रयोग किया, प्रयोग में नहीं कर सकते, हम इसको ला सकते हैं। जो डेटा है, डेटा का मतलब यही होता है तथ्य जो सीधे प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, वो डेटा हो गया। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग डाटा को उपयोग करने योग्य बनाना, इस रॉ डेटा को हम प्रोसेस के माध्यम से ही प्रयोग में ला सकते हैं। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? डेटा का उपयोगी रूप ही इंफॉर्मेशन कहलाता है। यानी कि जो ये रॉ डेटा है, इसको हमने प्रोसेस के माध्यम से उपयोग योग्य बनाया है, और डेटा को जब हम उपयोग योग्य बनाते हैं तो ये किस तरह से इंफॉर्मेशन होती है। और इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन क्या है? इंस्ट्रक्शन डेटा पर जब कार्य किया जाता है, हम डेटा पे कार्य करेंगे तो किस तरह से वो इंस्ट्रक्शन हुए हैं। और बेसिक ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन यानी कि कंप्यूटर में काम करना ही बेसिक ऑपरेशन कहलाता है। तो इस तरह से ये कंप्यूटर के संदर्भ में है। अब हम इसके बाद कंप्यूटर के प्रकार को समझेंगे कि कंप्यूटर के कौन कौन से प्रकार है। जो कंप्यूटर के प्रकार है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, जिसमें कि 5 प्रकार के इसके टाइप है। कि जो पीढ़ी के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार है वो 5 प्रकार के होते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो किस तरह का था। तो इसीलिए इसको बड़े ही ध्यान पूर्वक समझना बेहद जरूरी है। यहाँ पे हम पीढ़ी के आधार पर कंप्यूटर के जो प्रकार है उनको एक एक करके समझेंगे, बड़े ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। जिसमें कि सबसे पहले है प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी 1942 से 1959 तक, ये जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। 1946 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की प्रोफेसर इरकट और जॉन ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया। इस प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। इस मशीन का नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नाम रखा गया। किस तरह से जो प्रथम जनरेशन का जो कंप्यूटर है, इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ये ध्यान रखने योग्य बात है, ये काफी इसमें महत्वपूर्ण है प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में। और 1946 में पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की जो प्रोफेसर है इरकट और जॉन ने प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का इसने निर्माण किया, और इसे वैक्यूम ट्यूब का इसमें प्रयोग किया गया। और इस मशीन का नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर इसका नाम रखा गया। इसको चलाने के लिए बहुत सारी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। यानी कि यहाँ पे एक चीज है काफी महत्वपूर्ण, वो है इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया, और इसका निर्माण 1946 में हुआ। और इसका जो नाम रखा गया वो इलेक्ट्रॉनिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर नाम रखा गया। तो इस तरह से जब वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, इसके साथ साथ इसको यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना होगा, इसमें बहुत सारी ऊर्जा की आवश्यकता हो लगती थी, यानी कि विद्युत ऊर्जा।
तो इस तरह से ये है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर। अब है सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन 1959 से 1965 तक ये कंप्यूटर थे। इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप मशीन का आकार थोड़ा कम हुआ। जो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इसमें मशीन का आकार कहीं ज्यादा बड़ा था, और जो सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है, इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जिसके बदौलत मशीन का आकार छोटा हो गया। यह कंप्यूटर अधिक ऊर्जा दक्ष और तीव्र एवं अधिक विश्वसनीय था। कि किस तरह से ये थोड़े से प्रथम जनरेशन की तुलना में थोड़ा बेहतर था, जो थोड़ा विश्वसनीय था, थोड़ा तीव्र तरीके से वो काम करने लगा था। और कंप्यूटर में मशीन भाषा के स्थान पर प्रोग्रामिंग के लिए असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा, जिसमें कठिन बाइनरी कोड की जगह संक्षिप्त प्रोग्रामिंग कोड लिखे जाने लगे। यानी कि सेकंड जनरेशन में कंप्यूटर की भाषा के स्थान पर यहाँ पे प्रोग्रामिंग के जरिए असेंबली भाषा का इसमें प्रयोग किया जाने लगा। तो जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है, इसको ध्यान रखने योग्य जो इसमें बात है वो है, इसमें वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया और मशीन का आकार छोटा हुआ। अब है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर है, ये 1965 से 1975 तक ये कंप्यूटर थे। इसमें 1958 में जैक किले ने इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें निर्माण किया, जिसे वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर के एकल यानी कि मल्टीपल घटकों को एकल चिप में इसमें समाहित किया, जिसे सेमीकंडक्टर कहा गया। यही थर्ड जनरेशन में इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ थर्ड जनरेशन में? 1958 में जैक किले ने इंटीग्रेटेड सर्किट का इसने निर्माण किया। इंटीग्रेटेड सर्किट के निर्माण से क्या हुआ? इसमें यह हुआ मल्टीपल घटकों को एकल चिप में समाहित किया गया, जिसे सेमीकंडक्टर कहा गया। और कंप्यूटर का आकार जिसकी बदौलत छोटा हो गया, और जबकि इसमें जो गति है और तीव्र हो गई। यानी कि सेमीकंडक्टर के प्रयोग से क्या हुआ? ये हुआ मशीन का आकार छोटा हुआ और कंप्यूटर की जो गति है और भी अधिक तीव्र हो गई। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है 1958 में इंटीग्रेटेड सर्किट का निर्माण हुआ। इंटीग्रेटेड सर्किट के बदौलत मल्टीपल घटकों को एकल चिप में शामिल किया गया, जिसे सेमीकंडक्टर कहा गया। तो इस तरह से ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। अब हम फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ? फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो 1975 से 1988 तक थे। 1971 में बहुत अधिक मात्रा में सर्किट को एकल चिप में समाहित किया गया। यानी कि फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ? 1971 में जो अनेक जो सर्किट थे उनको एकल चिप में लाया गया। और जैसे कि इसमें क्या हुआ, प्रोसेस के आकार में कमी आई और कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हुई। यानी कि जो कंप्यूटर प्रोसेसिंग में जो टाइम लेता था उसमें कमी आई और कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई। वो किससे हुई? जब 1971 में अनेक सर्किटों को एकल चिप में शामिल किया गया। 1975 में प्रथम माइक्रो कंप्यूटर अल्ट्रा 8000 प्रस्तुत किया गया इस दौरान फोर्थ जनरेशन में। और 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर प्रस्तुत किया, जिसका प्रयोग घर, कार्यालय और विद्यालयों में होने लगा। 1981 में IBM ने पर्सनल कंप्यूटर इसने प्रस्तुत किया, जिसका प्रयोग विशेषकर घरों में होने लगा, कार्यालय में होने लगा, विद्यालय में होने लगा। ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हुआ। और जो चतुर्थ पीढ़ी है फोर्थ जनरेशन में लैपटॉप का निर्माण किया गया, जिसे पॉमटॉप नाम दिया गया।
पहली बार लैपटॉप का निर्माण फोर्थ जनरेशन में हुआ, जिसे नाम दिया गया पॉम्पटॉप। और जो पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है ये 1988 से वर्तमान तक है। ये वास्तविक जीवन के निकटतम कंप्यूटर होंगे जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से ये युक्त होंगे। इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत प्रभाव के कारण अधिक तीव्र गति के साथ ये काम करेगा। जो पांचवें जनरेशन में जो कंप्यूटर है इसमें सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें बिना किसी प्रतिरोध के ये कंप्यूटर काम करेंगे। तो इस तरह से ये कंप्यूटर के प्रकार है, जिसमें कि 5 टाइप्स हमने यहाँ पे देखे हैं, जिसमें ये काफी महत्वपूर्ण है। तो मुझे उम्मीद है आप ये 5 और टाइप्स समझ गए होंगे। अब हम इसके बाद सीपीयू के संदर्भ में बात करेंगे। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये है क्या है? सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। यह संपूर्ण कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एएलयू। यह अंकगणितीय क्रियाओं यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि आर्थिक क्रियाओं को यह करता है। कौन? अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यह कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है और मेमोरी से डेटा लेता है और प्रोसेस के बाद मेमोरी को वापस भेजता है। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के कार्य की करने की जो गति होती है वो अधिक तीव्र होती है। तो इस तरह से ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है। मेमोरी मेमोरी भी सीपीयू का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह से अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट एक सीपीयू का अंग है, उसी तरह से जो मेमोरी है, मेमोरी भी सीपीयू का एक अभिन्न अंग है। यह कंप्यूटर का वह भाग है जहां सभी सूचनाएं और आंकड़ों का भंडारण करके रखा जाता है। किसमें? मेमोरी में। आवश्यकता पड़ने पर वहां से पुनः प्राप्त किया जाता है। मेमोरी जैसे कि हम सब जानते हैं, यहाँ पे सूचनाओं, आंकड़ों को यहाँ पे संरक्षित किया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ से उन सामग्रियों को निकाला जाता है। अगला है थर्ड, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट यह हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। जो कंट्रोल यूनिट है, जैसा शब्द से प्रतीत हो रहा है, यह हार्डवेयर की प्रक्रियाओं को यह नियंत्रित और संचालित करता है और प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देश को मेमोरी से प्राप्त करता है। यह मेमोरी और एएलयू यानी कि अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के मध्य डेटा का आदान प्रदान और निर्देशित करता है। तो इस तरह से यह मेमोरी और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के मध्य डाटा का आदान प्रदान और उसको निर्देशित करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का एक महत्वपूर्ण काम यह है कि किस तरह से यह हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित करता है और संचालित करता है। तो इस तरह से ये सीपीयू के प्रमुख भाग है, जिनको हमने एक एक करके समझा है। अब हम इसके बाद सीपीयू के अन्य घटक को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले रजिस्टर। रजिस्टर होता क्या है? सीपीयू के अंदर उच्च गति विशेष प्रयोजन वाली मेमोरी होती है, जिसको रजिस्टर कहा जाता है। इसे लघु सूचनाओं के भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। जो लघु सूचनाएं होती है उसके भंडारण में इसका प्रयोग किया जाता है रजिस्टर को। और मदरबोर्ड को कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड कहा जाता है। इसमें क्या होता है? माना ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में सीपीयू और मेमोरी इसमें स्थापित होती है। और बस सभी इनपुट आउटपुट उपकरणों को कंप्यूटर के सीपीयू से जोड़ने के लिए समांतर तारें होती है। यानी कि इनपुट और आउटपुट जो भी उपकरण है, इन सब को सीपीयू से जोड़ने के लिए समांतर तारें होती है। क्या? बसें। और बस के माध्यम से
सीपीयू से उपकरणों और उपकरणों से सीपीयू तक वो डेटा भी भेजा जाता है इनके माध्यम से। तो इस तरह से ये सीपीयू के घटक है। अब हम इसके बाद मेमोरी के संदर्भ में बात करेंगे, जिसमें कि मुख्यतः प्राइमरी एवं सेकेंडरी मेमोरी है, और इसके अंतर्गत हम उनके अन्य भागों को समझेंगे, जिसमें कि सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी है क्या है? प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी का संपर्क सीधे सीपीयू से होता है। ये किस तरह से? प्राइमरी मेमोरी एक तरह से ये मुख्य मेमोरी के तौर पे जाना जाता है, और इसका संपर्क सीधा सीपीयू से होता है। एक चीज मैं आपको ये बता दूं, जो मेमोरी से संबंधित जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको भी बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा। जो प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी किस तरह से ये सीपीयू से सीधा इसका संपर्क होता है। जितनी अधिक बिट होगी उतनी अधिक जो डाटा हस्तांतरण की गति है उतनी ही अधिक होगी। प्राइमरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा ये बहुत तीव्र होती है। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है, इसमें किस तरह से सेकेंडरी मेमोरी के अपेक्षा ये काफी तीव्र होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मुख्य रूप से सेमीकंडक्टर मेमोरी के रूप में होती है। ये इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें प्रयोग किया जाता है, जो सिलिकॉन चिप से ये बनी हुई होती है। तो इस तरह से प्राइमरी मेमोरी होती है। अब हम इसके बाद रोम को समझेंगे। आप सबने सुना होगा रोम क्या है। यहां से आप ये समझ पाएंगे हर समय जो कंफ्यूजन है रोम और रैम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ये कंफ्यूजन आप हर समय के लिए आप दूर कर पाएंगे आज से। जो रोम है, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसको शब्दों से समझिएगा। रीड ओनली मेमोरी यानी कि इसको केवल ओनली रीड किया जा सकता है, ऐसा शब्द से प्रतीत हो रहा है। यहां से हम समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। रीड ओनली मेमोरी, रोम स्थायी मेमोरी है, जिसमें संग्रहित सूचना स्वयं नष्ट नहीं होती है, ये नष्ट नहीं होती है स्वयं, और कंप्यूटर इसको केवल पढ़ सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी कि जैसा इसका शब्द से प्रतीत हो रहा है, रीड ओनली मेमोरी, इसको रीड किया जा सकता है, ये स्थायी मेमोरी है, नष्ट नहीं होती है स्वयं, और इसको कंप्यूटर केवल पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन कर ही नहीं सकता है। रोम को कंप्यूटर निर्माण के समय ही स्थापित किया जा सकता है। जब कंप्यूटर को बनाया जाता है, उस कंप्यूटर के निर्माण के समय ही रोम मेमोरी को स्थापित किया जाता है। विद्युत आपूर्ति बंद होने पर यह संग्रहित रहती है, और रोम के उदाहरण है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस तरह से अगर मैं संक्षेप में कहूं रोम क्या है, रोम रीड ओनली मेमोरी, इसको केवल पढ़ा जा सकता है, कंप्यूटर केवल इसको पढ़ सकता है, इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता है, ये स्वयं नष्ट नहीं हो सकती है, ये स्थायी मेमोरी है। तो ये होती है रोम। अब हम रैम के संदर्भ में बात करेंगे। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं एक सीमा तक ये रोम के थोड़ा सा अपोजिट है। जो रैम है, रैम कंप्यूटर की ये मुख्य मेमोरी है, यह मूल तो अस्थायी मेमोरी है। जिस तरह से ये स्थायी मेमोरी है रोम, ये जो रैम है ये अस्थायी मेमोरी है। इसमें संग्रहित करने के लिए सतत विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हम जैसे ही कंप्यूटर को चालू करते हैं, निर्देश का समूह हार्ड डिस्क से रैम पर कॉपी हो जाता है, जैसे ही कंप्यूटर बंद किया जाता है यह गायब हो जाता है। इसमें हर स्थान तक एक समय में पहुंचा जा सकता है। तो इस तरह से ये होता है रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम इसके बाद कैश मेमोरी को समझेंगे। कैश मेमोरी है क्या है? सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि जो कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी रैम, रोम इन मेमोरी की तरह नहीं है, ये ठीक इससे अलग है। इसको हम आगे समझेंगे। यह कंप्यूटर की
एक तरह से अस्थायी मेमोरी होती है। यह रैम का भाग है जो सीपीयू के सबसे निकट होता है। सभी वर्तमान निर्देश कैश मेमोरी में ये संग्रहित होते हैं। यह सबसे तीव्र मेमोरी होती है जो कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेस को हार्ड डिस्क से डेटा एक्सेस प्रदान करता है। कैश मेमोरी अस्थायी गतिशील मेमोरी है रैम की तरह। कैश मेमोरी सर्वर में संग्रहित होती है, यही सबसे महत्वपूर्ण है। ये सर्वर में संग्रहित होती है, जबकि रैम कंप्यूटर के सिस्टम में ये संग्रहित होती है। कैश मेमोरी का प्रयोग वेब पेजों को याद करने के लिए किया जाता है। जब हम वेब पेजों को सर्च करते हैं सर्च बार में, तो किस तरह से यहाँ पे कैश मेमोरी का यहाँ पे प्रयोग होता है। कैश मेमोरी का प्रयोग इन वेब पेजों को याद करने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से कैश मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी एक तरह से बाह्य एवं अतिरिक्त मेमोरी है, लेकिन यह स्थायी होती है। इसके उदाहरण है सॉलिड टेस्ट ड्राइव एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी तथा पेन ड्राइव आदि है। किस तरह से जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी ये कंप्यूटर में नहीं होती है। ये किस तरह से हमारे हाथ में होती है, हम हाथ में इसको ले सकते हैं। एक तरह से बाह्य मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर में नहीं होती, बाह्य मेमोरी होती है, अतिरिक्त मेमोरी होती है जिसको हम हाथ में ले सकते हैं, ये स्थायी मेमोरी होती है। और ये किस तरह से एसएसडी कार्ड हो गया, सॉलिड टेस्ट ड्राइव होगी, तो इस तरह से ये कुछ मेमोरी के उदाहरण जैसे कि पेन ड्राइव होता है। तो इस तरह से ये सेकेंडरी मेमोरी होती है। अब हम इसके बाद कंप्यूटर की भाषा को समझेंगे कि किस तरह से जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो किस तरह से कंप्यूटर की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण होती है। जो कंप्यूटर की जो व्याकरण की भाषा है, उस व्याकरण की भाषा को सिंटैक्स कहते हैं। सिंटैक्स यानी कि ये किस संदर्भ में, किस तरह से जो कंप्यूटर की जो अपनी भाषा होती है जिसको कंप्यूटर ही समझ सकता है, उस व्याकरणीय भाषा को हम सिंटैक्स कहते हैं। अब हम इसके संदर्भ में कंप्यूटर की भाषा के संदर्भ में ही आगे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से जो ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज है, इसमें किस तरह से सूचनाओं के आदान प्रदान की सुविधा के लिए अमेरिका में किस तरह से ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज ये तैयार किया गया, जिसे अब पूरे विश्व में ये मान्यता मिली है कि किस तरह से ये कंप्यूटर की भाषा के संदर्भ में, ये कोड के संदर्भ में इसे विकसित किया गया, जो आज के समय में पूरे विश्व में इसकी मान्यता है। इसमें प्रत्येक अंक या अक्षर और संकेत को इसमें 8 बिट में दर्शाया जाता है। इन 8 स्थानों पर केवल 0 से 1 की संख्या में इसे लिखा जाता है। किसको? जो ये अमेरिका ने इस कंप्यूटर की भाषा का इजाद किया है, जिसे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज नामक जो कोड तैयार किए हैं, इस कोड की किस तरह से पूरे विश्व में आज मान्यता है, जिसको 0 से 1 के रूप में लिखा जाता है। तो इस तरह से ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटर एक्सचेंज। ये काफी महत्वपूर्ण है, जो वास्तव में ये जो कंप्यूटर की क्रांति है उसके संदर्भ में, ये कोड के संदर्भ में किस तरह से अपना महत्व रखता है, जिसके प्रत्येक अक्षर और अंक संकेत इनको 8 बिट में दर्शाया जाता है और इन 8 स्थानों में केवल तो केवल 0 और 1 संख्याओं में इसे लिखा जाता है। अब हम इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजों को समझेंगे, ये भी कंप्यूटर से संबंधित है और उसकी भाषा से संबंधित है। निम्न स्तरीय भाषा कंप्यूटर की एक अपनी भाषा होती है जिसको कंप्यूटर ही समझ सकता है, अन्य कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि ये
कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है। जो कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है वो निम्न स्तरीय भाषा होती है। इसमें अनुवादक की आवश्यकता पड़ती है। यदि हम समझना चाहे कंप्यूटर की भाषा तो उसके लिए अनुवादक की आवश्यकता पड़ेगी, हमें अनुवाद करके समझना पड़ेगा। ऐसे हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है। जो कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है वो निम्न स्तरीय भाषा कहलाती है। और मशीन भाषा कंप्यूटर की स्वयं की भाषा है। यह 0 और 1 के रूप में बाइनरी कोड के संदर्भ में होती है, जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं। जो असेंबली भाषा है, असेंबली भाषा में प्रोग्राम असेंबली भाषा में लिखे जाते हैं, जिसका मशीन स्तरीय भाषा में अनुवाद करना होता है। जो असेंबली भाषा है ये किस तरह से एक व्यक्ति द्वारा अपने आप इसको तैयार किया जाता है और इसका किस तरह से मशीन स्तरीय भाषा में इसका अनुवाद करना होता है। असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करने वाले अनुवादक को असेंबलर कहते हैं। जो कंप्यूटर भाषा को अनुवादित करता है उसको ही हम असेंबलर कहते हैं। तो इस तरह से ये जो कंप्यूटर की भाषा है उस कंप्यूटर भाषा को अनुवाद जो करता है उसे अनुवादक कहते हैं, और जो अनुवादक होता है उसको ही हम असेंबलर कहते हैं। उच्च स्तरीय भाषा स्वयं द्वारा ये तैयार की जाती है। जो निम्न स्तरीय भाषा होती है कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है। जो उच्च स्तरीय भाषा होती है जिसमें असेंबलर की आवश्यकता होती है, वो किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं, ये कंप्यूटर की भाषा नहीं होती है। ये हम अपने समझने के लिए इसका अनुवाद करते हैं, जिसको हम उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। जो अंग्रेजी भाषा के कोड जैसी होती है, जिसके लिए अनुवादक की जरूरत होती है, अनुवादक की जरूरत सिर्फ उच्च स्तरीय भाषा में पड़ती है। जो कंप्यूटर की भाषा में ये बदल देता है बाद में। और किस तरह से उच्च स्तरीय भाषा को समझने में ये सरल होती है, क्योंकि जो निम्न स्तरीय भाषा होती है वो होती है कंप्यूटर की अपनी भाषा। जो कंप्यूटर की अपनी भाषा होती है इसको केवल कंप्यूटर समझ सकता है, इसको कहते हैं हम निम्न स्तरीय भाषा। और जो उच्च स्तरीय भाषा है, उच्च स्तरीय भाषा एक अनुवादक के द्वारा इसको अनुवाद किया जाता है, उसको हम उच्च स्तरीय भाषा कहते हैं। और इसको हम समझ सकते हैं, ये हमको समझने के लिए, मानवों को समझने के लिए ये अनुवाद किया जाता है। जब हमें इससे कंप्यूटर में फीड करना होगा तो हमें कंप्यूटर की भाषा में इसे अनुवाद करना होगा बाद में। अब हम इसके बाद किस तरह से इसमें सोर्स टू सोर्स कंपाइलर जो होता है वो किस तरह से उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में ये अनुवाद करता है। जो सोर्स टू सोर्स कंपाइलर होता है ये वास्तव में एक उच्च स्तरीय भाषा को दूसरी उच्च स्तरीय भाषा में ये अनुवाद करता है, सोर्स टू सोर्स कंपाइलर। और स्टैंडर्ड कंपाइलर में एक उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में ये अनुवाद करता है। यानी कि स्टैंडर्ड कंपाइलर में किस तरह से एक उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद किया जाता है वो होता है स्टैंडर्ड कंपाइलर। तो इस तरह से ये कंप्यूटर की भाषा के संदर्भ में है। अब हम बिट के संदर्भ में बात कर लेते हैं। बिट्स क्या है? बिट्स कंप्यूटर की मेमोरी को मापने वाली सबसे छोटी इकाई है। इसके तहत कंप्यूटर की मेमोरी को मापा जाता है। किसके तहत? बिट्स के माध्यम से। यह मेमोरी का एक बाइनरी अंक है जो 0 अथवा 1 के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि यह मेमोरी को एक बाइनरी अंक जो कि 0 से 1 के रूप में प्रदर्शित होता है, ये क्या? बिट किस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी को इसके तहत मापा जाता है। तो इस तरह से ये बिट्स होती है। अब हम इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को समझेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होते हैं और कौन कौन से इसके प्रकार हैं। इनको भी एक एक करके समझते हैं, जिसमें कि सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं। ये होता क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अदृश्य होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते हैं। ये कुछ तो सिस्टम निर्माण के समय ही डाल दिए जाते हैं और कुछ बाद में सुविधा के अनुसार इंस्टॉल किए जाते हैं।
जब कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण किया जाता है, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं उस दौरान ही डाल दिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बाद में हमारी आवश्यकता के अनुसार इन्हें इंस्टॉल किया जा सकता है, तो वो होते हैं सॉफ्टवेयर। अब हम सॉफ्टवेयर के प्रकारों को समझेंगे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कौन कौन से प्रकार है, उन सभी प्रकारों को एक एक करके समझ लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के उपयोग के लिए बुनियादी कार्य प्रदान करते हैं। यह कंप्यूटर हार्डवेयर और सिस्टम को चलाने में यह सहायता प्रदान करते हैं। किस तरह से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर के उपयोग के लिए ये बुनियादी कार्य करते हैं, जिससे हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम चल पाता है, सिस्टम को चलाने में वो सहायता प्रदान करते हैं ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आदि। सिस्टम सॉफ्टवेयर ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जिसमें से कि सबसे पहला प्रकार है वो है कंपाइलर यानी कि यह सोर्स कोड को दूसरे कंप्यूटर भाषा में ये परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए बेसिक कंपाइलर, फोटोन कंपाइलर। तो इस तरह से ये जो कंपाइलर सॉफ्टवेयर है ये सोर्स कोड को दूसरे कंप्यूटर भाषा में ये परिवर्तित करता है। और अगला है ऑपरेटिंग सिस्टम ये कंप्यूटर के सभी संसाधनों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि विंडो 10 आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम ये इन सॉफ्टवेयरों के माध्यम से सभी संसाधनों को नियंत्रित किया जाता है जो कंप्यूटर के सभी संसाधन होते हैं, जैसे कि विंडो 10 हो गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। अगला है वो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये किस तरह से सर्विस प्रोग्राम के नाम से जाने जाते हैं, जिसे सहायता, विश्लेषण, मॉनिटर, कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता ये बढ़ाते हैं। जो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं ये वास्तव में कंप्यूटर की कार्य करने की जो क्षमता है उनको वो इंक्रीज करते हैं, उनको वो बढ़ा देते हैं, जैसे कि एंटीवायरस, वायरस स्कैनर आदि। इनकी बदौलत कंप्यूटर की कार्य करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। अगला है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनका प्रयोग हम वास्तविक कार्यों में कर सकते हैं। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल, यूट्यूब आदि ये आते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। तो अब हम आगे कंप्यूटर वायरस के संदर्भ में बात करेंगे कि कंप्यूटर के जो वायरस होते हैं वो क्या होता है, किस तरह से होते हैं, उनको समझ लेते हैं। इसे मैलवेयर भी कहा जाता है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम को नष्ट करते हैं। जो कंप्यूटर वायरस है ये वास्तव में कंप्यूटर के प्रोग्राम को ये नष्ट कर देते हैं। वायरस बहुत तेज गति से इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। किस तरह से जब कंप्यूटर में वायरस आता है तो किस तरह से ये डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, हमारे जो फाइल्स होती है उसकी बहुत तेजी से ये डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। वायरस से प्रभावित कंप्यूटर वो ठीक से कमांड नहीं दे पाता है, वो ठीक से कार्य भी नहीं कर पाता है वायरस के बदौलत। तो इस तरह से ये कंप्यूटर वायरस है। अब हम इसकी बात कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो किस तरह से होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसको हम 5 संदर्भों में देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहले है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि यह एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या छोटे क्षेत्र जैसे विश्वविद्यालय, फैक्ट्री में परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर का जाल होता है। लोकल एरिया नेटवर्क ये एक लोकल क्षेत्र की बात कर रहा है, जिसमें कि निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या छोटे क्षेत्र जैसे एक विश्वविद्यालय, फैक्ट्री हो गई, इनके आपस के जो परस्पर जुड़े हुए जो कंप्यूटर है उसका जाल होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसमें डाटा हस्तांतरण की गति तीव्र होती है। इसमें सामान्य तो 100 से 1000 तक के कंप्यूटर आपस में जोड़े जा सकते हैं।
किस तरह से लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, इसमें डाटा हस्तांतरण की गति अधिक तीव्र होती है। अगला है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यह किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र जैसे किसी शहर में स्थित विभिन्न भवनों आदि के लिए ये होता है। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, ये किसी विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में होता है, जो किसी शहर में हो सकता है, जिसमें कि विभिन्न भवनों आदि के जो कंप्यूटर के जो जाल होते हैं उसको वो संदर्भित करता है। वाइड एरिया नेटवर्क तीसरा टाइप है। वाइड एरिया नेटवर्क यह किसी देश, महाद्वीप, विश्व भर में फैले कंप्यूटर का एक जाल होता है। इसमें कंप्यूटर को संचार उपग्रह, ऑप्टिकल फाइबर शामिल है। इसमें गति कम होती है, त्रुटियां भी अधिक होती है। तो इस तरह से जो वाइड एरिया नेटवर्क है, इसका जो एरिया है वो काफी बड़ा होता है। इसी की वजह से इसकी जो डेटा हस्तांतरण की जो गति होती है वो भी कम होती है और त्रुटियां अधिक होने की संभावना होती है। तो इस तरह से ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। अगला है चौथा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क यह कंप्यूटर नेटवर्क का एक व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुरूप होता है। ये पर्सनल होता है। और पांचवा है कैंपस एरिया नेटवर्क। यह लोकल एरिया नेटवर्क को सीमित भौगोलिक क्षेत्र में यह नेटवर्क होता है और किस तरह से ये किसी लोकल एरिया के संदर्भ में होता है, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। तो इस तरह से ये कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में है, जिसमें कि हमने इसके कंप्यूटर नेटवर्क के हमने 5 प्रकारों को यहाँ पे देखा है, एक एक करके समझा है और ये काफी महत्वपूर्ण है। अब हम यहाँ पे ईथरनेट तकनीक और वाईफाई के संदर्भ में बात करेंगे कि ये होता क्या है। ये काफी महत्वपूर्ण है, भले ही मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। जो ईथरनेट तकनीक है, ईथरनेट तकनीक क्या होती है? तारों की सहायता से जोड़े गए नेटवर्क को हम ईथरनेट तकनीक कहते हैं। जो हम तारों के जालों के माध्यम से जो नेटवर्क की जो लाइन है उससे हम जोड़ते हैं एक दूसरे कंप्यूटर को, वो ईथरनेट तकनीक कहलाती है। और जो वायरलेस होती है, इन तारों के अलावा नेटवर्क को जोड़ा जाता है, तो उसे हम वाईफाई तकनीक कहते हैं। तो इस तरह से ये ईथरनेट तकनीक और वाईफाई तकनीक कहलाती है। अब हम इसके बाद नेटवर्क टोपोलॉजी के संदर्भ में बात करेंगे कि ये होता क्या है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, उनको समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। इसमें नेटवर्क टोपोलॉजी में किस तरह से किसी नोड, विभिन्न नोड को आपस में ये जोड़ता है, यह नेटवर्क की एक भौगोलिक संरचना को बताता है। ये एक नेटवर्क के संदर्भ में है टोपोलॉजी, किस तरह से ये नेटवर्क की भौगोलिक संरचना को ये बताता है। पीछे हमने नेटवर्क के संदर्भ में बात की है, ये यहाँ पे नेटवर्क की एक भौगोलिक संरचना को बताता है, जिसमें किसी नोड, विभिन्न नोड को आपस में ये जोड़ता है, नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हम नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार को देख लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी है क्या है? जो ये स्टार टोपोलॉजी है, इसमें किस तरह से कंप्यूटर आपस में नहीं, ये एक होस्ट कंप्यूटर से ये जुड़ा हुआ होता है। ये किस तरह से होता है स्टार टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी मान के चलो ये एक होस्ट कंप्यूटर है, इस होस्ट कंप्यूटर से अनेक कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, तो इस तरह से ये स्टार के स्वरूप में ये होता है स्टार टोपोलॉजी। और बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी इसमें एक केबल के माध्यम से सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं। माना ये एक केबल के समान है जिसमें सारे कंप्यूटर जुड़े हुए होते हैं, ये इसीलिए ये बस टोपोलॉजी कहा जाता है इसे। ये एक वायर के माध्यम से
सारे कंप्यूटर एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं। किसी एक स्टेशन द्वारा इसको संचालित किया जाता है और डाटा सभी तक पहुंचाया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी एक जगह से इसको संचालित किया जाता है और इन सब तक डेटा को पहुंचाया जाता है। जैसे कि इसका प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। और अगला है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें किस तरह से सभी कंप्यूटर एक दूसरे से रिंग या लूप के रूप में ये जुड़े हुए होते हैं। ये रिंग के रूप में होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका कोई एक होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है, ये एक रिंग के रूप में होते हैं जो रिंग के संदर्भ में वो एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से ये रिंग टोपोलॉजी होती है, जो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से ये जुड़े हुए होते हैं एक रिंग के रूप में। इसमें प्रत्येक कंप्यूटर अपने निकटतम कंप्यूटर से वो डेटा प्राप्त करता है। अगर इस वाले कंप्यूटर को इस वाले कंप्यूटर को डेटा लेना होगा तो यह निकटतम कंप्यूटर से लेगा, ऐसा नहीं वो यहां से लेगा। तो इस तरह से ये रिंग टोपोलॉजी होती है। और जो ट्री टोपोलॉजी है, ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, इसमें बस और रिंग का एक मिश्रण होता है। इसमें ये किस तरह से होता है, ये इस संदर्भ में होगा, किस तरह से आगे इसकी जो शाखाएं हैं वो पेड़ की तरह बढ़ती जाएगी, जो आगे आगे किस तरह से ये पेड़ की शाखाओं की तरह ये आगे बढ़ता जाएगा, जिसमें बस का भी और रिंग का भी मिश्रण होगा। और इसमें इंटरनेट का प्रयोग बड़े पैमाने पर होता है और इसमें इंटरनेट का लाभ कोई भी उठा सकता है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, वाइल्ड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से ये इसके उदाहरण है। तो इस तरह से ये टोपोलॉजी के प्रकार है। तो अब हम इसके बाद इंटरनेट के इतिहास के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से अपने आप में जो इंटरनेट का इतिहास है वो किस तरह का है। जिसमें कि सबसे पहले 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ने एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने संयुक्त राज्य अमेरिका की 4 विश्वविद्यालयों के कंप्यूटर की नेटवर्किंग की। सबसे पहले 1969 में अमेरिका रक्षा विभाग ने किस तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका की जो 4 विश्वविद्यालय है उनके कंप्यूटर की नेटवर्किंग की। और अमेरिका में पहले इंटरनेट ऑपरा नेट की शुरुआत की और इसका उद्देश्य आपात स्थिति में आपस में संपर्क स्थापित करना था। सबसे पहले अमेरिका में इंटरनेट ऑपरा नेट की शुरुआत की गई, जिसका मकसद उस समय आपात स्थिति में आपस में संपर्क स्थापित करना था। और 1972 में ईमेल की शुरुआत की गई सबसे पहले। और 1973 में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को डिजाइन किया गया। और 1983 में फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की शुरुआत की गई। और 1995 में प्रारंभिक व्यावसायिक साइट को इंटरनेट पर लॉन्च किया गया। और भारत में इंटरनेट 80 के दशक में आया, जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग की ओर से प्रोत्साहन मिला। यानी कि भारत में इंटरनेट 80 के दशक में आया, जो यूएनडीपी की प्रोत्साहन से ये जो इंटरनेट है वो भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई। यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग के प्रोत्साहन के द्वारा भारत में इंटरनेट की शुरुआत होती है। भारत में सामान्य उपयोग के लिए इंटरनेट 15 अगस्त 1995 में उपलब्ध हुआ। तो इस तरह से ये इंटरनेट का इतिहास है। अब हम इंटरनेट संबंधित प्रोटोकॉल के संदर्भ में बात करेंगे कि किस तरह से जो इंटरनेट का जो प्रोटोकॉल होता है वो किस तरह से होता है, उनको समझ लेते हैं। इंटरनेट का अपना एक प्रोटोकॉल होता है, किस तरह से, जिसे हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल इसे कहते हैं। और इंटरनेट से जुड़ी हुई कंप्यूटर वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है जो इसकी पहचान होती है। तो इस तरह से इंटरनेट से जुड़े हुए जो भी कंप्यूटर वेबसाइट होती है उनका एक आईपी एड्रेस होता है, जो एक तरह से उनकी एक पहचान होती है।
तो इस तरह से इंटरनेट संबंधी ये प्रोटोकॉल है। अब हम इसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब के संदर्भ में बात करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब होता क्या है, किस तरह से यह काम करता है, इसको हम बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों अलग अलग होते हैं, परंतु दोनों एक दूसरे पर ये निर्भर होते हैं। जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये जानकारी युक्त पेजों का ये विशाल संग्रह होता है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ये वर्ल्ड वाइड वेब प्रत्येक पृष्ठ को हम वेब पेज कहते हैं। और ये जो वेब पेज होता है, ये वेब पेज किस तरह से हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भाषा में ये लिखा जाता है और वेब पेज को हाइपरलिंक रोचक बनाता है, जिस पर क्लिक करते ही ये पेज खुल जाता है। जो हाइपरलिंक होता है ना, हाइपरलिंक जनरेट होने से क्या होता है, इस पर हम जैसे ही हम क्लिक करते हैं, इस क्लिक करने पर ही वो पेज ओपन हो जाता है। तो इस तरह से ये वर्ल्ड वाइड वेब होता है, जो किस तरह से ये काफी महत्वपूर्ण है आज के समय में, इंटरनेट के युग के समय में, क्योंकि इसके तहत किस तरह से इंटरनेट का जो एक्सेस है वो किस तरह से होता है, किस तरह से इसके प्रयोग से, किस संदर्भ में आज के समय में जो इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है उस दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। टिम बर्नर्ली ने सबसे पहले जो ब्राउजर बनाया उसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब रखा गया। तो इस तरह से वर्ल्ड वाइड वेब जो ब्राउजर है उसको टिम बर्नर्ली ने बनाया सबसे पहले। और भारत का पहला ब्राउजर किस तरह से एपेक है और इसको मोजिला प्लेटफॉर्म पे बनाया गया और यह 12 भारतीय भाषाओं में यह समर्थन देता है। तो इस तरह से ये आज के वीडियो के अंतर्गत जो हमने यूनिट 8 जो आईसीटी से संबंधित है, इसके संदर्भ में हमने जो इसके कंप्लीट जो सिलेबस है आईसीटी का, इसमें जो अलग अलग जो टॉपिक है, इन टॉपिकों को, इन सभी टॉपिकों को हमने इस वीडियो के अंतर्गत कवर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो है आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आप हमें फीडबैक देना चाहते हैं, वो चाहे टीचिंग स्टाइल के संदर्भ में हो, चाहे कंटेंट के संदर्भ में हो, वो चाहे भाषा के संदर्भ में हो, चाहे एक्सप्लेन के तरीके के संदर्भ में हो, चाहे स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग फीडबैक क्यों ना हो, तो आप हमें कमेंट के थ्रू फीडबैक दे सकते हैं। हम उस फीडबैक पे जरूर अमल करेंगे। तो आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप इन टॉपिकों के अलावा या इन टॉपिकों में अलग से डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिएगा किस टॉपिक पे चाहते हैं, तो हम उस टॉपिक पे हम डिटेल में वीडियो बना के देंगे। तो आप हमें फीडबैक भी जरूर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की जो ये वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।